आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज आरोग्य परिचर्चा अंतर्गत स्टूडियो में हमारे साथ में जिला हीवताप अधिकारी, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर मिस्टर डॉक्टर विनोद चौहान सर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम हमारे भवानी टाइम्स की ओर से उनका स्वागत करते हैं। वहीं हमारे तमाम दर्शकों के लिए आरोग्य परिचर्चा जो स्पेशली मलेरिया जिसका प्रकोप समूचे जिला स्तर पर आज फैल रहा है, उसी संदर्भ में हम डॉक्टर चौहान सर से आज परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका परिचय तो मैंने बहरहाल दे ही दिया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिला स्तर पर जो हमारे विभाग की कार्यप्रणाली होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा सिलसिलेवार हमें बताइए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद चौहान, जिला हीवताप अधिकारी पद पे कार्यरत हूँ। 6 महीने से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। हमारा विभाग जो है ये स्टेट विभाग के अंतर्गत में आता है। इसकी कार्य प्रबंधन के बारे में आपने पूछे हैं, तो हमारे पूरे जो जिले में 188 मतलब 188 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें ग्राउंड लेवल से ग्राम लेवल से लेकर जिला स्तर तक हमारे कर्मचारी रहते हैं। उसमें हम जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें पुरुष कार्यकर्ता है जो पर्यवेक्षक का काम करते हैं, उनको सुपरविजन के लिए हेल्थ असिस्टेंट है, हेल्थ सुपरवाइजर है। इस तरह से श्रृंखला कर्मचारी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कार्य। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बूंदिया जिला वैसे उन्नतिशील जिला है हमारा, हर तरीके से हमारे जिले की प्रगति हो रही है, बावजूद इसके यदि ये हम जानना चाहे कि जिले में इस वक्त मलेरिया पीड़ितों की आंकड़ेवारी, तो इसके विषय में जी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अपना जो जिला है ये एंडेमिक जोन में आता है। एंडेमिक जोन मतलब जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के रोगी पाए जाते हैं। सद्य स्थिति में अपन देखा जाए तो बूंदिया में जनवरी से लेकर अभी तक अगस्त महीना खत्म हुआ है, इसमें अपने को 335 रुग्ण जो है वो दूषित पाए गए हैं, जिनको मलेरिया हुआ है पूरे जिले में। उसमें से जो है जो सबसे ज्यादा घातक होता है वो पीएफ बोलते हैं जिसको प्लाज्मोडियम वायरस। उसमें जो पेशेंट है अपने यहाँ वो 245 रुग्ण अपने यहाँ है। और जो पीवी करके हम जो जिसको बोलते हैं मलेरिया के अंतर्गत में दूसरा प्रकार है, उसमें 90 रुग्ण अपने पास अभी तक पाए गए हैं। चिकनगुनिया के बारे में अपन बताया जाते हैं तो अपने जिले में आज की परिस्थिति में 61 मतलब 61 जिसको अपन बोलेंगे ऐसे रुग्ण अपने तरफ अभी तक पाए गए हैं। दूसरा और एक प्रकार है जो कीटजन्य आजार में आता है जिसको अपन डेंगू कहते हैं। डेंगू की अगर अपन रुग्ण की संख्या देखा जाए तो जनवरी से अभी तक जो है वो 99 पेशेंट अपने पास अभी तक पॉजिटिव या दूषित पाए। सामान्य बोलचाल की भाषा, ये सर्वसुलभ भाषा में हम लोगों को समझाना हो और यदि कहना हो कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, इन तीनों के बीच में अगर बाइफरकेशन करना हो तो किस प्रकार करें? देखिए ये तीनों को अगर बाइफरकेशन किया जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कीटजन्य आजारों से होने वाले रोग है, मतलब मच्छरों से। अभी साइंटिफिकली अपन देखा जाए तो जो मच्छरों से जुड़े होते हैं, मच्छर के अपन देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 3600 प्रकार के मच्छर, अगर सभी मच्छरों से मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया नहीं होता। इन मच्छरों के प्रकार में जो है एनाफिलिस नाम का जो मच्छर होता है जिसकी मादी फीमेल जो रहती है उसी से मलेरिया होता है। दूसरा अपन अगर चिकनगुनिया और डेंगू का अगर अपन बाइफरकेशन करते हैं तो एडिस नाम के जो मच्छर है उसके प्रादुर्भाव से, उसके काटने से डेंगू होता है और चिकनगुनिया होता है। यदि ये हमें आइडेंटिफाई करना हो कि ये व्यक्ति पर्टिकुलर जो है वो
स्वास्थ्य कर्मी के पास में आया, हॉस्पिटल आया है या डॉक्टर के पास में गया है, तो कैसे हम जानेंगे कि इसे मलेरिया हुआ है? मतलब क्या लक्षण परिलक्षित होते हैं? जी जी जी, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली मलेरिया इस कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, और जब तक अपन उस रुग्ण की रक्त की जांच नहीं करेंगे तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि उसको मलेरिया हुआ है। इसके लिए मैं और एक बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग की तरफ से, ये आरोग्य विभाग की तरफ से, जो ग्राम लेवल पे इवन आशा ताई जो कार्यरत है, उनके पास में भी हमने मलेरिया की जांच के लिए जो किट रहती है, जिसको रैपिड डायग्नोस्टिक किट बोलते हैं, हमने उनको उपलब्ध करवाया है। एक आशा के पास में कम से कम 100, और जहाँ से प्रभावित क्षेत्र है ऐसी जगह 500 तक हमने किट वो गांव लेवल पे उपलब्ध कराया है, जिससे अपन ने अगर वो रक्त की जांच की है तो 5 मिनट के अंदर में अपने को पता चल जाए। दूसरा आपका सवाल था लक्षण के बारे में। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी बुखार जो है वो मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। तो उसके लिए पहले अपने को रक्त की जांच ये महत्वपूर्ण है, जो कीट के द्वारा या हम विविध तरह के सैंपल या ब्लड कलेक्शन करके हम करते हैं। मलेरिया के लिए हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, साथ ही जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण रुग्णालय में जो हमारे लैब टेक्नीशियन है, उनके थ्रू हम उनके रक्त की जांच भी करते हैं। वैसे ही डेंगू के लिए हम रक्त लेते हैं, उसमें से सीरोलॉजिकल जो टेस्ट है वो करने के लिए हम मेडिकल कॉलेज में उनकी टीम हमको मदद करती है। उसी तरह चिकनगुनिया के बारे में भी हम ब्लड सैंपल लेके वो हम जांच करते हैं। सर, यदि ये कहा जाए कि अर्बन और रूरल लेवल पे, आपने जैसा बताया कि ब्लड टेस्ट से ही वो आइडेंटिफाई होगा, तो अर्बन की बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ रूरल में हम जाते हैं तो क्या ये सुविधा पर्याप्त मात्रा में है? पर्याप्त मात्रा में है। मैंने जैसे आपको बताया, गांव लेवल पे जो आशा कार्यकर्ती है, मतलब एक आशा कार्यकर्ती 1000 लोगों को प्रतिनिधित्व करती है, उसमें भी हमारे स्वास्थ्य विभाग, आरोग्य विभाग की तरफ से रक्त की जांच करने की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसे कोई भी मरीज या है जिसको बुखार आया है, ठंडी लग रही है, जो प्रमुख लक्षण जिसे मलेरिया के बताए गए हैं कि बुखार है, बॉडी एक हो रहा है, बाद में ये हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, बॉडी एक है, फीवर आ रहा है, कम ज्यादा एपिसोड हो रहा है, थकावट हो रही है, चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, ऐसे कुछ भी लक्षण रहे तो पहले खून की जांच करना महत्वपूर्ण है। उसमें से मलेरिया के लिए तो हमने गांव लेवल पे व्यवस्था की है, मगर ग्रामीण लेवल पे भी लोगों को अगर ऐसी शिकायत है तो उन्हें पहले खून की जांच करना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा, ये तो मतलब श्योर है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। मैं ये हमारी आम जनता की ओर से ये जानना चाहता हूँ, क्या ये रोग, क्या ये बीमारी, क्या ये व्याधि संक्रामक होती है? जैसे कोई गर्भवती महिला है, उसे मलेरिया हो गया है, तो क्या संभव है कि उसके मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे को? जी जी जी, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मलेरिया के बारे में अगर अपन उनको मॉर्बिडिटी के बारे में सोचा जाए तो 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला और ऐसे रुग्ण जिनको एक्चुअली शुगर है, बीपी है, कोमॉर्बिड जिसको हम बोलेंगे, जो उम्र दराज लोग हैं, इन लोगों में अगर मलेरिया होता है तो बहुत चांसेस है कि उनको मृत्यु भी हो सकता है। आपने एक क्वेश्चन पूछे कि ये संक्रमित है क्या? यदि एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं हुआ है, इसका जो वाहक है वो मच्छर के थ्रू ही फैलता है। किंचित कारणों में ऐसा है कि अगर दूषित रक्त किसी को दिया जाए, जो कि संभावना नहीं है, क्योंकि रक्त किसी को भी देते हैं तो पहले उसकी पूरी जांच की जाती है, तो वो ऐसा फैल सकता है, या फिर इंजेक्शन से भी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका चांसेस काफी कम है। संक्रमण जो है ये संक्रमित व्यक्ति से मच्छर के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति को जा सकता है। और आपने जैसा बोले कि गर्भवती महिला के बारे में, तो ये चांसेस है कि गर्भवती महिला के अगर वो संक्रमित है तो उसके बच्चे में हो सकता है। मगर हमारे विभाग की तरफ से क्या होता है कि जिले में जो भी गर्भवती माता है उसका हम स्क्रीनिंग सबसे पहले करते हैं।
कि मतलब हमारी तरफ कभी वो जांच की आई, सबसे पहले उसका हम इस पे मलेरिया की स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि वो होने वाले बच्चे या उसके कुछ भी शरीर पे उसका विपरीत परिणाम ना हो। अभी स्क्रीनिंग होने के बाद में अगर हम वो माता दूषित पाई गई, तो उस प्रकार का हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि वो बच्चे तक न ना पहुंच पाए। सर, अभी जैसे कि मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया, ये सारी जो बीमारियां हैं, अमूमन बारिश में इसका प्रकोप ज्यादा देखा जाता है। और साथ ही ये देखा जाता है कि अभी हमारे यहाँ नीम हकीम खतराए जान बहुत सारे लोग खड़े हो गए और नाना प्रकार के उपचार वो बताते हैं कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप ऐसे कर ले। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है और इसे किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? नहीं, देखिए, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मलेरिया ये जो बीमारी है, ये जानलेवा है, घातक है। इसीलिए किसी भी प्रकार का बुखार आपको अगर आता है, तो रक्त की जांच पहले करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप रक्त की जांच नहीं किए और अपने ही मन से या कहीं जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, और उसके तरफ से आप उसका दवाई या उपचार करते हैं, तो आपकी जान को धोखा है। इसीलिए सभी दर्शकों को बुखार आया तो रक्त की जांच करना चाहिए। और हमारे विभाग से ग्राउंड लेवल पे, गांव लेवल तक आशा के पास में हमने एक किट उपलब्ध करवाई है, और ये सब निःशुल्क है। ये शासकीय व्यवस्था की तरफ से सभी निःशुल्क किया गया है। इसीलिए पहले खुद की जांच करके अच्छे जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनसे ही इसका उपचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी सर, इमीडिएट तो ये बीमारी मलेरिया है, ये डेंगू है, इमीडिएट तो ऐसे पता चलता नहीं है। ऐसी अवस्था में मरीज सिंपली केमिस्ट के पास में जाकर के पैरासीटामोल ले लेता है, हाँ ठीक हो जाएगा मेरा बुखार, इस तरीके से। या फिर केमिस्ट भी उसे अपनी तरीके से दवाई दे देता है, बोला हाँ ठीक है। तो ये कितने दिनों में ऐसा समझ में आता है, या मरीज वहां जाए तो उसे कैसे पता चलता है कि मैं मलेरिया से या डेंगू से पीड़ित हूँ? देखिए कैसे है, पहली बात तो अपने मन से या केमिस्ट से दवाई नहीं लेना चाहिए कोई भी मरीज नहीं। पहले तो मैं जो डॉक्टर आपके माध्यम से मरीजों को बताना चाहूंगा कि अपने मन से दवाइयाँ या औषध उपचार नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन पूछे कि रुग्णों को कैसा पता चलेगा, मैंने जो इस मलेरिया के आपको लक्षण बताया कि जिसपे बुखार आया है, ठंडी लग रही है, ये सबसे पहला लक्षण है जिसपे मरीज को ठंडी लगती है। कभी ठंडी की कभी पूरा पूरा बॉडी जिसको अपन बोलेंगे शरीर में पूरा जकड़न रहती है। तीसरा, उसको वोमिटिंग होती है। बाद में उसके बाद में उसका सर दर्द, चक्कर, ये सब लक्षण लगेंगे। तीसरा इसमें है, जैसा आपने बताया मेरे को कि पैरासीटामोल इस अपने मन से कोई लेते हैं तो कई बार लेना नहीं चाहिए। हल्का वायरल फीवर है ऐसा उनको लगा, मगर एक दिन के अंदर में अगर आपको या 2 दिन के अंदर में आपको उससे आराम नहीं हो रहा है, तो आपने क्वालिफाइड या अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि बात की जाए सर कि ऐसा लग रहा है कि भी हमें बुखार आ गया है, ठंडी लग रही है वगैरह वगैरह, तो प्रथमोपचार की बात की जाए तो क्या फर्स्ट एड मतलब कारगर होगा? फर्स्ट एड तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अपने मन से कुछ भी दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक अभी मैं मलेरिया के बारे में बताऊंगा कि एक दिन या 2 दिन आप ठीक है, अब घर में फ्लू है, कोल्ड जैसा आपको लग रहा है, सर्दी जुकाम लग रहा है, तो आप 1-2 दिन तक जो आपके परिसर में डॉक्टर है उनको दिखा के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर अगर बुखार 3 दिन के ऊपर हो गया तो आपको बाकी खून की जांच करना ही महत्वपूर्ण है। अभी प्रारंभिक तौर पर ये देखा गया है कि जनरल स्टोर से, मॉल से और किराना दुकान वगैरह से ज्यादातर मतलब इसकी बिक्री बढ़ गई है। कॉइल्स की, अगरबत्तियों की, हीट स्प्रे वगैरह, मतलब मच्छरों से बचने के लिए ये उपाय सामान्य जनता कर रही है। वो कितने घातक हो सकते हैं व्यक्ति विशेष के लिए? आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली ये जो मार्केट में बाकी अगरबत्तियां ये मिलता है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर
वो अगर घर में लगाते हैं और रूम पूरे बंद है और ऐसे अपने घर में कोई अस्थमेटिक है जिसको सांस की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे अगर अपने घर में कोई बुजुर्ग या बच्चे हैं तो जरूर ये घातक है, क्योंकि उसमें पॉइजनस फ्लेम्स रहते हैं जो रूम में ये फैलते हैं, जिससे मच्छर भी कहने का मतलब मूर्छित होते हैं या मरते हैं। तो जहाँ तक अगर ये घरगुती उपाय करना भी हो तो ऐसे रूम में लगाने के बाद में जो घर के परिवार के सदस्य हैं उन्हें घर के बाहर जाना चाहिए। दम घुटने की हाँ, समस्या दम हो सकती है, इसलिए ये उपाय करके वो यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपके माध्यम से और ये बताना चाहूंगा कि घर में खिड़कियां है, मच्छर के घर में आने के दो ही समय रहते हैं, एक सुबह और शाम। इस दो समय में अपन ने घर के पूरे खिड़की दरवाजे अगर पर्टिकुलरली बंद रखे आधे घंटे के लिए तो उसका कम अपने को उसका प्रादुर्भाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा एक मैं और बताना चाहूंगा कि मच्छरदानी हमारे विभाग से कुछ हमारे आदिवासी क्षेत्र है जिसमें हम मच्छरदानी का वाटप करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम सप्लाई करते हैं। मच्छरदानी भी एक कारगर उपाय है, लोगों ने घर में जो है मच्छरदानी का उपयोग भी करना चाहिए। आइए आरोग्य परिचर्चा में एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद में पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार, नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार. आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा. तो ग हे कुठून आणलं? आणला. साडी पण वाह, छान दिसते की. हो, सरकारनं 1500 रुपये चालू केले दर महिन्याला. आणि लय दिसायची इच्छा होती म्हणून हा सदरा आणि ही साडी घेतली. आणि पुढच्या महिन्यात परत पैसे आले ना मग छोटीला फ्रॉक आणि आपल्या कपिलेला माळा घेणार आहे. बर. राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा. आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। आइए ब्रेक के बाद फिर एक बार आरोग्य परिचर्चा में आपका स्वागत है। इसे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं सर आज हमारे बीच में एक अपना अमूल्य समय दिया है हमें मार्गदर्शन करने के लिए, समूचे आम जनता को बेहतरीन तरीके से वो समझा रहे हैं। मैं सर से ये जानना चाहूंगा कि सर जिला स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों भागों में यदि उपाय योजना की बात की जाए कि आप विभागीय स्तर पर क्या उपाय योजना कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो हमारा कार्य क्षेत्र है ग्रामीण और शहरी ऐसे दो विभाग में बांटा गया है, जिसमें मलेरिया विभाग ग्रामीण क्षेत्र में और साथ में शहरी क्षेत्र में काम करता है। आरोग्य विभाग के बारे में बताना चाहूंगा कि जिला आरोग्य अधिकारी, माननीय जिला आरोग्य अधिकारी, इनका भी हमको उनके भी कर्मचारी रहते हैं। उसी प्रकार में जिला हिंसा बंदी में हमारे आसपास में भी कुछ कर्मचारी रहते हैं जो ग्रामीण और शहरी विभाग में काम करते हैं। दूसरा कार्य प्रणाली के बारे में मैंने आपको जब भी बताया कि एक्चुअली हमारे जो आरोग्य सेवक जो पुरुष जो है वो हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट में है। उसी प्रकार जिला आरोग्य अधिकारी के अधीनस्थ में पुरुष कर्मचारी वैसे महिला कर्मचारी भी कार्यरत है जो ग्रामीण लेवल पे कार्यरत है। दूसरा आपने शहरी विभाग के बारे में बात की। शहरी विभाग का जो है आरोग्य व्यवस्था है वो माननीय सीएस सर के अंतर्गत में आता है, जो सिविल सर्जन के मुखिया होते हैं। जी जी, वो उनको देखरेख में वो काम करते हैं, जो तालुका लेवल पे ग्रामीण रुग्णालय, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और उसके बाद में जो टर्शरी केयर जिसको अपन मेडिकल कॉलेज बोलेंगे
वो मेडिकल कॉलेज आदरणीय डीन सर के अंतर्गत में काम करते हैं। ऐसे एक आरोग्य की व्यवस्था अपने क्षेत्र में। सर यदि मैं एक अजीब तरीके का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने अगर आऊं और कहूं कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में सुरक्षा कवच ऋषि मुनि तब साधना के समय अपने पास में बना लेते थे उनके आजू बाजू में, यदि कहा जाए कि मच्छरों से बचने के लिए हम सुरक्षा कवच बोले हैं तो किस तरीके से मतलब हम कर सकते हैं? जी, मैं आपके मार्फत दर्शक को बताना चाहूंगा कि ये जो कीटकजन्य आजार है जो मच्छरों से ज्यादा होते हैं उसको बचने के लिए अपने दो ही उपाय हैं। सबसे पहला कि मच्छर ना हो, पहला उपाय मच्छर ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि अपने घर में ऐसा वातावरण आपको निर्मित करना पड़ेगा कि जिसमें मच्छर की पैदावार ना हो। अभी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो टीम्स जो पेरीफेरी में गांव में घूमते हैं, हमने घर में फ्रिज के जो आउटलेट रहता है जिसमें पानी जमा होता है वहां में भी हमने मच्छरों की पैदावार देखी, मतलब वो भी भाग नहीं छूटे हैं। इवन अपन जो पूजा ये करते हैं दीवनाल जो जिसको अपन बोलते हैं, उसमें भी अगर पानी थोड़ा जमा रहा 5 दिन तक तो उसमें भी लार्वी जो मच्छर पैदा होते हैं उसके लार्वी हमने देखे। कूलर के टैंक में हमने देखे। इसलिए ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जिसमें मच्छरों की पैदावार हो। पहला हो गया ये मच्छरों की पैदावार ना हो, जिसके लिए हर व्यक्ति हर परिवार ने इसमें सहयोग करना चाहिए। ये हर हफ्ते में हमने सिर्फ 10 मिनट भी अपने घर के लिए दिया, घर का परिसर, घर में ऐसे पूरा परिसर जो ये करके अपने स्वच्छ किए जिसमें गंदगी न रहे, पानी थोड़ा सा बहता रहे। ऐसे अगर जिसमें अपना थोड़ा सा भी पानी, जैसे बोतल का ढक्कन भी आप पकड़ लीजिए, टायर पकड़ लीजिए, रंजन पकड़ लीजिए, बाहर में घर के बाहर टाका है जिसमें पानी जमा है, या ऐसा पानी जो 1 हफ्ते तक संग्रहित किया गया है उसमें मच्छरों की पैदावार होने की चांसेस ज्यादा है। इसलिए अपना परिसर और अपना घर स्वच्छ करने के लिए हमने एक मुहिम भी आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी साहब है उनके इनसे हमने ड्राई डे जिसको हम बोलेंगे, ये हफ्ते में एक दिन शनिवार का दिन ड्राई डे के रूप में हमने मनाने का संकल्प की है, जिसमें घर के परिसर के सब जो गंजे बर्तन जिसमें पानी जिसमें जमा है उसको अपन ड्राई करके सुखा के करेंगे। ऐसी अपनी मुहिम की छेड़ेंगे। इस पहलू का दूसरा ये है कि मच्छर से बचने की आपने बोली तो ये पैदावार न होने वाली। दूसरा उपाय है कि मच्छर अगर पैदा भी होते हैं तो एक मच्छर की जीवन संक्रिया 21 दिन का रहता है, मतलब वो मच्छर होने से उसके जो जीवन चक्र है वो 21 दिन का रहता है। तो एक बार वो पैदा हो गए तो उसकी अपने को हानि न हो इसके बचाव के कुछ तरीके हैं जो हमारे विभाग से लोगों को बताया जाता है। उदाहरण के तौर पे मच्छरदानी का उपयोग, पूरे कपड़े पहन के बच्चों को या घर में अपने रहने के लिए बताते हैं। सुबह शाम जो है, शाम का वक्त और सुबह का वक्त जो है दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए और मच्छरदानी का उपयोग कीजिए। इस तरह से अपन एक सुरक्षा कवच अगर बनाए तो अपन इस बीमारी से अपन बचाव कर सकते। एक वैसे मैं मराठी में थोड़ा सा हाथ तंग है, बावजूद इसके मैंने आपके जो जन जागृति पर फलक देखे हैं उसमें लिखा हुआ है कि गप्पी माँ से पाड़ा टाड़ा। तो सर इसे आसान शब्दों में आप किस तरीके से या फिर जो सूचना फलक आप लगाते हैं वो संदेश कहाँ तक समाज जागृति में? देखिए ऐसा ही मैंने ये घरगुती उपाय या इन लोगों की उपाय के बारे में बताया, ये हमारे विभाग से जो हम कार्यप्रणाली एक्टिवेट करते हैं उसके अंतर्गत में आता है। एक्चुअली हमारे तरफ से जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो आरोग्य कर्मचारी है उनको हम 10 दिन का फिरती कार्यक्रम देते हैं जिसमें वो डोर टू डोर जाते हैं और ऐसे कोई ताप या बुखार से ग्रसित लोग हैं उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं। हमारे आशाताएं भी हाउस टू हाउस डोर टू डोर जाती है जिसमें वो स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें लोगों का हम पहचान कराते हैं। दूसरा अभी आपने जो इसमें पूछे कि मच्छर के बारे में, हमारे विभाग से जो गप्पी मासी के बारे में आपने पूछा,
अगर ऐसी कोई नाली जिसमें पानी जमा है, स्टैग्नेंट वाटर है, जिसमें हमको लगा कि इसमें लार्वी पैदा हुई, इससे मच्छर पैदा हुए, तो हमारे डिपार्टमेंट से वहाँ पे एबेट नाम का सोल्यूशन है जो हम उसका द्रावण बनाते हैं, 1 लीटर में 20 ml डाल के हम वहाँ पे छिड़कावित करते हैं, जिससे वो तुरंत वहाँ की लार्वी मर जाते हैं। दूसरा, गप्पी मासी के बारे में जो आपने पूछी, जैविक उपाय योजना के अंतर्गत में आता है। गप्पी फिश रहते हैं जो जिसको अपन ने अगर ऐसे जमा हुआ पानी है उसमें अपन ने डाल दिए, तो गप्पी फिश का खाद्य ही वो लार्वी है। ये जो मैंने पहले आपको बताया कि मच्छर पैदा न हो, इसके लिए जो मच्छरों के प्रोसेस, अंडे और जो छोटे उसके लार्वी है वो खाते हैं और उनका वो प्रिय खाद्य है। तो इसलिए हमारे डिपार्टमेंट के जो हमारे पुरुष कर्मचारी है, जहाँ पे भी उनको ऐसा पानी दिखता है, इस पानी में वो गप्पी फिश हम डालते हैं। दूसरा, अपना विभाग की तरफ से हर आरोग्य केंद्र में गप्पी माछी टैंक है जिसमें इनकी हम पैदावार करते हैं। मतलब तो मेल फीमेल हमने वहाँ छोड़ दिए तो वहाँ पे काफी प्रमाण में गप्पी माछी होते हैं। फिर हमारे पुरुष कर्मचारी उसको वहाँ से निकाल के जहाँ भी ऐसा लगा उनको कि परमानेंट ब्रीडिंग प्लेसेस है, उसमें हम वो छोड़ते हैं। और ये काफी कारगर साबित हुआ है अभी तक गप्पी माछी के बारे में। ये जो सर आपने पूरी प्रक्रिया बताई कि गप्पी मछलियां जो है वो डाली जाती है नालियों में इधर उधर, तो ये चीजें प्रॉपर वे में हो रही है, कर्मचारी बराबर काम कर रहे हैं और कोई शिकायत नहीं मिल रही है, सारी प्रोसेस बराबर चल रही है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जी जी जी, मैंने जैसा आपको हमारे आस्थापना के बारे में बताया, हमारे जिला आरोग्य अधिकारी और जिला हेल्थ अधिकारी ऐसे 2 आस्थापना है जो इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कार्य करती है। और ग्राउंड लेवल पे जैसे आशा कार्य करती है, उसके बाद में पुरुष वर्ग है जो पुरुष एमपीडब्ल्यू जिसको हम बोलेंगे, मल्टीपर्पज वर्कर, वैसे एएनएम जो है वो भी कार्यरत है। अभी ये हो गए ग्राउंड लेवल के कर्मचारी। दूसरे जो कर्मचारी हैं जिनको इनके सुपरविजन करते हैं, जिसको हम हेल्थ असिस्टेंट बोलते हैं, वो कर्मचारी हर पीएससी में 2 कर्मचारी कार्यरत रहते हैं जो उपकेंद्र के अंतर्गत पे काम करने कर्मचारियों को इनका सुपरविजन रहता है, इनकी मॉनिटरिंग रहती है। इनके ऊपर में हर उपकेंद्र में हमने सामुदायिक आरोग्य अधिकारी जिसको अपन सीएचओ बोलेंगे वो कार्यरत है, वो उनका मॉनिटर करते हैं। और इनकी मॉनिटरिंग फिर मेडिकल ऑफिसर, जो हर पीएससी में 2 मेडिकल ऑफिसर है, वो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। उनके फिर तालुका स्तर पे अपन विचार किया जाए तो तालुका आरोग्य अधिकारी है, और फिर जिले लेवल पे देखा जाए तो हमारे हेल्थ सुपरिटेंडेंट से लेके बाकी जो कोऑर्डिनेटर है, तो सब ऐसे मॉनिटर की पूरी यंत्रणा है जो ग्राउंड लेवल से काम करते हैं, उन कर्मचारियों को पूरा देखरेख करते हैं और ये काम बरोबर हो रहा है कि नहीं इसके पूरी देखरेख करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मच्छर से होने वाले जो रोग हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, सर से अब तक जो चर्चा हुई उसके अंतर्गत पूरा निचोड़ निकला है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें स्वच्छता की ओर इशारा करती है, स्वच्छता की ओर इंगित करती हैं कि हम यदि जागृत हो जाए, पानी का व्यर्थ उपयोग ना करें, पानी का संकलन ना होने दें और स्वच्छता का विशेष यानी मतलब क्या है कि कार्य की शुरुआत जो है हम दूसरे की तरफ उंगली ना दिखाते हुए हम स्वयं से ही सुधार का बीड़ा उठाए। तो मैं सर से जानना चाहूंगा और सर से कहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप बेहतरीन तरीके से और ऐसे बताएं कि स्वच्छता की क्या मायने हैं। जी जी, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन किए हैं। हमारे विभाग के मददगार जो अलग विभाग है, मैं पहले उनके बारे में बताऊंगा आपको। एक स्वच्छता विभाग है, पानी पुरवठा विभाग है, और जो पंचायत समिति लेवल पे जो कार्यरत है वो खंड विकास अधिकारी साहब के अंतर्गत में आने वाले विभिन्न विभाग है जिनका हमको सहकार्य मिलता है। इसके लिए मैंने ग्रामीण लेवल का बताया आपको, वैसे ही शहरी में जो नगर पंचायत है उन लोगों का भी स्वच्छता विभाग है, इसलिए हमको वो मदद करते हैं। मैं शासकीय की बात कर रहा हूँ। इसके लिए हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय और आदरणीय सीओ महोदय के स्वाक्षरी से हमने इनको लेटर भी दिए हैं ग्रामीण लेवल पे और शहरी विभाग में। उसके साथ साथ ये हो गया स्वच्छता के बारे में जो डिपार्टमेंट के थ्रू हम काम करते हैं। लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने जब भी आपकी चर्चा के अंतर्गत में बताया कि ड्राई डे जिसके बारे में कार्यान्वित करना हो आपको बोलना है, वैसे ही अभी आदरणीय सीओ महोदय ने हमारे जिले में एक नई मुहिम उनने कारगिल की है
जिसमें अभी 1 से 25 सितंबर के इसमें स्वच्छ माझा आंगन ये नया संकल्प और नया कार्यक्रम आदरणीय सीओ महोदय ने एक्टिवेट किया है, जिसमें अपना घर, अपना परिसर, अपना आंगन स्वच्छ करने की मुहिम हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत की है। और अगर हर व्यक्ति, हर परिवार का दर्शक या परिवार में जो व्यक्ति है उन लोगों ने हमको अगर सहकार्य किया तो अपन अपने जिले में ये जो सूखा का प्रादुर्भाव है वो कम करने में सबका प्रयत्न करेंगे। और अपने सब लोगों ने अगर इसमें मदद किया तो अपन गोंदिया जिले में जरूर मलेरिया का प्रादुर्भाव, चिकनगुनिया और डेंगू का प्रभाव कम करने की। अब तक जो सर से चर्चा हुई, चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू ये तीन जानलेवा बीमारी है। लेकिन यदि कहा जाए कि हम यदि सतर्क रहें, हम यदि सावधान रहें, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये गायत्री का जो महामंत्र है उसके ऊपर में यदि हम चलते हैं और वाकई इस बात का ध्यान रखते हैं, जैसे सर के साथ में आज जो चर्चा हुई, तो निसंदेह हम इन जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। आप इसे हल्के में ना लें और वाकई अब भी इस बात के लिए सचेत हो जाएं, क्योंकि कहते हैं कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने सावधानी नहीं बरती, आपने स्वच्छता को अधिकृत नहीं किया, आपने इसे नहीं अपनाया, तो शायद ही ये बीमारियां मृत्यु का कारण भी बन सकती है। आज की चर्चा हमारे साथ में डॉक्टर विनोद चौहान सर, DMO डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर, हमारे साथ में बहुत बढ़िया चर्चा संवाद ये संपन्न होता है। और उसके बाद फिर अगले पड़ाव की ओर हम स्वच्छता के लिए बहुत ही प्यारा सा प्रेरक संदेश और परिसंवाद आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए कैमरामैन अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स, गोंदिया।